So, hello everyone. In the very first lecture by Aptigrid on the topic reading comprehension, and हमारा focus होने वाला है on CAT 26 and रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वीएआरसी सेक्शन का 16 क्वेश्चंस आते हैं हमारे इसमें एंड आई बिलीव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग दैट इट्स मेक इट और ब्रेक इट वाला टॉपिक होता है यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 16 में से 16 नहीं करने होते हैं क्वेश्चन बट इस तरीके से करने होते हैं कि जो जितना हो सके हम बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन अपने टॉपिक के लिए कर सके। बड़ी ही प्रॉब्लम भी होती है बिकॉज़ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, बहुत तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत तरीके की वर्नाक्युलर से आते हैं, जो कि उनको समझने में बड़ा ही इश्यू होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि बहुत कम समय में एक लार्ज चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करके, प्रोसेस करके एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है एंड दैट इज़ व्हाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक इन माय ओपिनियन। अ, एक सबसे बड़ा मिथ जो बच्चों को ये लगता है और ये जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अ, मुझसे तो हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कौन-सी बड़ी बात है। क्लास 9, 10th या बचपन से ही हम ये करते हुए आ रहे हैं, इट्स नथिंग न्यू। बट वही सबसे बड़ी एक जो कहते हैं गलती होती है जो कि करते हैं हम सब ही यहाँ पे करते हुए आते हैं। आपने भी की है, मैंने भी की है, सबने ही ये गलतियाँ की हैं। और ये गलती इसलिए भी होती है क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश को हम बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। बट यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल डू यू प्रोसेस ऑल ऑफ दीज़ इन्फॉर्मेशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी टेक्स्ट आते हैं दोज़ आर वेरी कंडेंस्ड, बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं आपका इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इट बिकम्स अ वेरी गुड चैलेंज टू प्रोसेस ऑल ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन एंड गेट टू द राइट आंसर। बिकॉज फिर उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं बट फिर क्रिटिकल रीजनिंग के और इम्प्लाइड क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको बड़े ही कम समय में सॉल्व करना है। तो अगर आपका मास्टरी नहीं है इस स्किल में तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू यू नो चैलेंज यू इन द वेज यू कैन नॉट इमेजिन। बट that is why Aptigrid is here. That is why I am here, and I have prepared this lecture keeping in the mind कि मुझे जो प्रॉब्लम्स होती आई हैं किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, वो प्रॉब्लम्स को किसी को नहीं होनी चाहिए और उन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये पूरा लेक्चर डिजाइन किया है। I will try to keep the lecture as informative as possible, as I believe streamlined and as possible, and as short as possible. But just in case अगर ये थोड़ा लंबा होता है, तो we will try to divide this lecture into two parts. But for now, let's just dive deep into it and try to solve all of the things. So शुरू करते हैं। Okay. व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि एक्चुअली में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा होता ही क्या है? तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस अ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमारे सामने दिया रहता है 550-600 वर्ड्स का पूरा हमारा टेक्स्ट होता है, उसको हमारी जो एबिलिटी होती है प्रोसेस करने की, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है और उसको इंटीग्रेट करना, मतलब कि मिला देना विथ द प्रायर नॉलेज दैट वी हैव। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक टेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जो कि 550 से 600 वर्ड लंबा है। अब हमको उस टेक्स्ट को प्रोसेस करना है, उसको हमको देखना है, पढ़ना और उसको डाइजेस्ट करना है, उसकी मीनिंग को समझना है, मतलब कि उसके न्यूट्रिशंस को निकालना है और उसको इंटीग्रेट करना है हमारी प्रायर नॉलेज के साथ, मिला देना है कि मतलब किस तरीके से हम उस इन्फॉर्मेशन को जो हमारी ब्रॉडर नॉलेज है उसके साथ हम लिंक कर देते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को और इसी सारी चीज़ों को हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है? अब अगर हम इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात करें, बिकॉज़ कोई भी चीज़ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बनती है। तो सबसे पहले होता है कि हमारा होता है लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि अगर टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं तो वो सीधा क्या कह रहा है। देखिए, बातें होती है कि कोई भी टेक्स्ट होता है अगर वो लिखा होता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है कि जो डायरेक्ट मीनिंग वो उसकी होती है, कि अगर मैंने बोला कि मैकडॉनल्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मैकडॉनल्ड्स इज़ द इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन इन अ कंट्री, ठीक है? तो वो तो उसकी लिटरल मीनिंग हो गई। वो एकदम क्या कह रहा है, और एक होती है कि उसके अंडरटोन भी होती है कि जो वो इम्प्लाई करना चाह रहा है, कि जो उसमें थीम होती है, जो उसमें टोन होती है, वो क्या होती है?
तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो लिटरल मीनिंग ये होगी कि जो एग्ज़ैक्टली एक्सप्लिसिटली टेक्स्ट जो हो रहा है, वो हमारा क्या कह रहा है। फिर हमारा आ जाता है इन्फरेंशियल अंडरस्टैंडिंग कि टेक्स्ट इम्प्लाई क्या करना चाह रहा है कि जब हम पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं तो एट द वेरी एंड हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि मैं अगर मैकडॉनल्ड्स वाले ही एग्जांपल का लूं कि मैकडॉनल्ड्स इज द इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन जब हम वो पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किसी कंट्री में अगर मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ग्लोबलाइजेशन है सारी चीजें हैं तब वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करना चाह रहा है कि इफ इंडिया लेट्स से हैज़ डेमोक्रेसी, इट हैज़ पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी है वहाँ पे बहुत सारी इन्हीं तरीके की चीज़ें हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स बहुत अच्छे से करेगा। सो दैट इज़ व्हाट द टेक्स्ट इज़ ट्राइंग टू इम्प्लाई, ठीक है? फिर हमारा आ जाता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं इस पूरे टेक्स्ट को, कि क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से इसका जो पूरा डिवीज़न है वो क्या है? क्योंकि जो पैसेज हो पै डिफरेंट पैसेजेस में हमारा जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन होता है वो डिवाइड होता है, किस तरीके से कहाँ पे उसकी टोन चेंज हो रही है, अच्छा फर्स्ट में वो सपोर्ट कर रहा है, सेकंड में उसको उसको एविडेंस दे रहा है, बट फिर थर्ड में उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है और उसका फोर्थ में एविडेंस दे रहा है और इस तरीके से उसकी हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। फिर हम आ जाते हैं उसकी कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि जब हम उसको ब्रॉडर नॉलेज से कहते हैं कि चलो हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे किस तरीके से हाँ मतलब कि अगर मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में सर्वाइव करना था तो उसको क्या-क्या करना पड़ा, अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा, ठीक है? उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्केटिंग अप्रोचेस देने पड़े, तो इसका मतलब हाँ, कि ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब जो होता है मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट हाँ, किस तरीके से उसने इस चीज़ों को इंटीग्रेट किया, किस तरीके से उसने मेन्यू चेंज किया, किस तरीके से उसने अपना पूरा स्वभाव चेंज किया, दैट इज़ व्हाट कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल अबाउट कि हम उसको ब्रॉडर नॉलेज में कनेक्ट कर दें। ठीक है? सो दैट इज़ सिंपली व्हाट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़। ठीक है? अब देखो इसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारी आती है, ठीक है? इसको भी समझते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम भी हमको क्या-क्या आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होता है? मेमोरी लॉस ड्यूरिंग द रीडिंग। I mean, when I start reading the passage, I forget what was there in the first paragraph just after 2 seconds. ये होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, हमने पहला पैसेज पढ़ा और जैसे ही सेकंड पैसेज पे हम भूल जाते हैं कि फर्स्ट में क्या था। बहुत बड़ा एक दिक्कत है। प्रॉब्लम नंबर हमारी 2 क्या है? मेंटल एग्ज़ॉस्शन। By the time I reach the end of the passage, I am totally frazzled and feel questions तो मैं क्या ही करूँगा? मतलब कि जब आप पढ़ते हैं, अगर आपकी पढ़ने की उतनी आदत नहीं है एंड यू फील कि ये तो हो जाएगा, लेट्स जस्ट फोकस ऑन क्यूए, एलआर एंड डीआई अगर हम इन्हीं सब टॉपिक्स में अगर हम फोकस अपना बना के रखते हैं और लगता है कि इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं कर लूँगा। बट क्या होता है कि ये जो पैसेजेस होते हैं ना, दे आर वेरी डेंस एंड वेरी कॉम्पैक्ट, है ना? बहुत डेंस होते हैं, तो बहुत जल्दी हमें मेंटल एग्ज़ॉस्शन हो जाता है बिकॉज़ हमको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत कम टाइम में प्रोसेस करना होता है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम 3 आती है, कॉन्फिडेंस का एक क्राइसिस बन जाता है कि आई लूज़ माय कूल एंड आई लूज़ माय कॉन्फिडेंस। हमको समझ में ही नहीं आता है भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मुझे फिर लगता है कि जस्ट लेट्स जस्ट स्किप यार, आगे हम बीए सेक्शन कर लेंगे, हम क्या कहते हैं पैरा जंबस कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। बट यार इसको हटाओ, इतना कौन पढ़ने जा रहा है? ठीक है? फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का फेलियर आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज़ देयर आर सो मेनी एलियन टॉपिक्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सेट सिलेक्शन में। है ना? सेट सिलेक्शन में एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि भई एक जैसे लेट्स से यू कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। अब अगर मैं आपको टॉपिक्स क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं अगर हमारे यहाँ पे 4 सेट होते हैं तो उसमें टॉपिक्स एक दे देता है, फिलॉसफी का दे देता है। आपको फिलॉसफी पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो अब मुझे लगता है अरे! अब मुझे समझ में कैसे आएगा? अब जैसे फॉर मी आई कम फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड तो अगर कोई मुझे फिलॉसफी का टॉपिक दे दे, तो मेरे लिए तो वो ईज़ी होता है। बट ऑन द सेम हैंड इस इंसान के लिए बिज़नेस के टॉपिक्स हो गए एंड टेक के जो टॉपिक हो गए वो ईज़ी होंगे बट माइट बी कि बिज़नेस एंड ये टेक ये सब सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये मेरे लिए
टफ हो सकते हैं बिकॉज़ मुझे इसकी आदत नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव टू बिलीव दैट कि हमको पढ़ना बहुत है। द मेन प्रॉब्लम दैट पीपल डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर वीएआरसी सेक्शन, अगर हम मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, दे डू नॉट रीड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप इस बात को समझो कि अगर आप ऑन द डी डे ही अपने ज़ंग खाए हुए मैकेनिज़्म्स को अगर आप तुरंत काम पे लगाओगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एग्ज़ॉशन होना ही होना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कैसे कर सकते हो? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। मतलब हमको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे कि मैं कुछ जैसे जानता हूँ, एओन एसेज है, ठीक है? आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स में मैं वैसे नहीं कहूँगा कि आप जैसे चेतन भगत टाइप के नॉवल ना पढ़ें। आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन, बट तो उस टाइप की लैंग्वेज यूजुअली कैट के एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है। तो हमको किस टाइप की नॉवल पढ़ना है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं व्हाइट टाइगर पढ़ सकते हैं बाय अरविंद अडिगा। आप जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल्स उठा के पढ़ सकते हैं। ये सब टाइप में क्या होता है कि ये बेसिक है, लैंग्वेज थोड़ी ईज़ी है, बट अगेन इट बिल्ड्स दैट ट्रस्ट, इट बिल्ड्स दैट कॉन्फिडेंस, एंड द मोर यू रीड, द मोर यू अंडरस्टैंड। उसके बाद एक टाइम प्रेशर भी आ जाता है हमारे पास, कि सबसे ज़्यादा कि हमें आदत ही नहीं होती है इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आता है और चैलेंज बनता है। अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं, टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। अब रीडिंग की टेक्निक्स क्या होती है? ये तो हमने समझ लिया कि भाई रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। रीडिंग जो इन ऑल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट उसके बाद भी टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी इंसान अगर इफेक्टिव रीडिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है? दे आर यूजिंग अ मिक्स ऑफ स्कैनिंग, स्किमिंग एंड सेलेक्टिव डीप रीडिंग। अब इन तीनों चीज़ को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि क्या होता है स्कैनिंग, क्या होता है स्किमिंग, एंड क्या होता है सेलेक्टिव डीप रीडिंग। ठीक है? ये इसको समझते हैं। टेक्निक नंबर 1 हम समझते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग क्या करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, ध्यान रखना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ध्यान रख रहे हैं कि मतलब स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन व्हाइल इग्नोरिंग द अनरिलेटेड कंटेंट। ठीक है, कि हम किसी एक स्पेसिफिक फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन की खोज में पूरा जो पैसेज है हमारा, वो हम उसको पढ़ रहे हैं। अब स्कैनिंग कब यूज़ करते हैं? जब हम क्वेश्चन के थ्रू किसी तरीके की डेट यूज़ कर रहे हैं, किसी के तरीके के नंबर को खोज रहे हैं, या किसी तरीके के नेम को यूज़ कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक डिटेल को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो आंसर्स हों, वो मिल जाए हमें। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, ये उनके लिए ही यूज़ होता है। अब इसलिए इसमें कोई भी तरीके का, जैसे कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आ जाए या फिर टर्म्स हो जाए, उसके लिए भी हम स्कैनिंग यूज़ करते हैं। अब बात ये होती है कि सबसे पहले स्कैन हम इफेक्टिवली कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको ये जान पता होना चाहिए कि आप खोज क्या रहे हो, यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर बिफोर यू स्टार्ट। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या खोज रहे हो, तो बड़े ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपको अपनी आँखों को रैपिडली मूव करना है अक्रॉस द टेक्स्ट, ताकि यू actually find what you're trying to say, find, है ना? And you have to always focus on keywords that might signal the information that we are trying to find. और उसके बाद हमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को जो है एज़ अ गाइड करना है, कि लेट्स से अगर जो मैकडॉनल्ड्स वाला ही मैं एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा था, और उसमें बात होता है कि किस तरीके से इंडिया अडैप्टेड, ठीक है? अडैप्टेड जो पूरा ये क्या कहते हैं, मैकडॉनल्ड्स का कॉन्सेप्ट था। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये एक हमें कीवर्ड मिल गया, और हमको पता है कि द फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड हमारा पैराग्राफ है, वहाँ तक ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग के लिए, और ये हमको पता है कि ये फोर्थ में ही कहीं पे था। ये तभी होगा जब इफेक्टिवली आप स्कैन करेंगे, और हमको हमेशा इर्रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको स्किप कर देता है। एक बात ध्यान रखना, बड़ा ही मतलब कि इट इज़
आई डोंट थिंक इट इज़ रिटेन नोवेयर, बट जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना गुरु, वो हमेशा ध्यान रखना वो 80% और 20% के रूल से बनते हैं। बाय दैट आई मीन कि 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होता है वो वहां पे होती है टू सपोर्ट द 20% ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये जो 20% का ही जो इंफॉर्मेशन होता है इसी से क्वेश्चन हमारा हमेशा बनेगा। इन 80% में जैसे हमारे पास आ गया, रुको उसको हटा देता हूँ, इन 80% में जैसे हमारे पास आ गया एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, फैक्ट्स आ गए, और भी इन इनसे इन्हीं टाइप की चीज़ें जो कि बेसिकली टोटली इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन्स हमारे बनते हैं गुरु हमेशा 20% के ही इन्फॉर्मेशन से बनेंगे। ठीक है? अब हम आ जाते हैं स्किमिंग पे आ जाते हैं। हमारी सेकंड टेक्निक है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? गेटिंग द जिस्ट क्विकली एज पॉसिबल। मतलब कि स्किमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया और ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मेन आइडिया समझना, क्योंकि मेन आइडिया से ही हमको समझ में आता है ना कि भाई टॉपिक एक्चुअली में है किस बारे में। तो हमको ये क्या करना होगा? सबसे पहले वर्टिकल रीडिंग करनी होगी कि हमें ना रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द पैराग्राफ्स मेन पर्पस। फर्स्ट लाइन जब हम पढ़ते हैं कि मान लो कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उससे हमको ये समझ में आता है कि क्या वो क्या उसका पर्पस क्या है, वो प्रेमाइस सेट कर देता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। लेट मी जस्ट फाइंड। अब जैसे कि ये जो RC1 है यहाँ पे, द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म, कि किस तरीके से जो रिमोट वर्क हमारा हो गया चालू हो गया है, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, कैसे उसने फंडामेंटली मतलब कि बेसिक तरीके पे बेस लेवल पे भी जो बिजनेस ऑपरेशंस था वो हमारा पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो पूरा जो है हमारा सेट कर दे रहा है। ठीक है? आइए, ये रहा। ठीक है? अब इससे हमें उससे पैराग्राफ का मेन पर्पस समझ में आ गया कि ये इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट जॉब्स, है ना? इससे ही हमारा रिलेटेड वो रहने वाला है। अब टेक इन इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स, हमको इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स वो हमको समझ में आ जाता है। देखो, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से हमको अंडरलाइन करना चाहिए या फिर कुछ भी, क्या हमको किस तरीके से इम्पोर्टेंस चीज़ों को अलग करना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर होता है देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस थिंग, कि हमको रीड करना पड़ेगा। हमको रीड करना पड़ेगा एंड द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। आप इसको इस तरीके से समझो, जब आप छोटे थे तो आप कैसे करते थे? टू 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 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड सो ऑन। बट नाउ इफ आई आस्क यू 8 का टेबल भी लेट्स से, तो आप कैसे करते हो? 8 गुला बॉबे 25 सॉरी ठीक है। तो या यू गेट माय पॉइंट कि हम लोग किस तरीके से, अब इट डजंट रियली रिक्वायर्स आवर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनी सॉर्ट, वो हमको समझ में आने लगता है। इसी तरीके से हम स्किमिंग करते हैं कि जो जिस्ट होता है, जो मेन आइडिया होता है उसको समझने के लिए स्किम कर लेते हैं। नाउ स्किमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सेट सेट सिलेक्शन। 4 सेट होते हैं भाई ऐसे, जैसे एज़ आई हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट कि 4 सेट हमारे वहाँ पे होते हैं। 4 में से कौन-सा सेट हमको सबसे पहले करना है, कब कौन-सा दूसरा करना है, कौन-सा तीसरा करना है, चौथा हमको कौन-सा छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हमें सेट सिलेक्शन से ही समझ में आती हैं। और सेट सिलेक्शन के लिए स्किमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निक नंबर 3, इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले क्या होता है, हमको मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है? इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। मतलब
जो भी पैसेज है उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और लास्ट पैराग्राफ पढ़िए एंड इन दोनों को कंबाइन करके देखिए कि ये क्या क्लियरली कहना चाह रहा है। मतलब दिस टेल्स यू द मेन इश्यू ऑफ द एंटायर पैसेज। आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस। बिफोर 2020 ओनली 5% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम रेगुलरली। The COVID-19 pandemic forced companies to rapidly adopt remote work policies, with over 40% of the workforce shifting to home-based operations almost overnight. This dramatic change initially raised concerns about productivity and collaboration. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बात होना चाह रहा है फर्स्ट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे कि 2020 के पहले जो था खाली 5% ऑफ लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते थे, बट कोविड-19 के बाद वो नंबर शूट अप होके 40% हो गया है। अब ये जो ड्रामेटिक जो ये चेंज हुआ है, ये इनिशियली तो था कि ये कंसर्न्स रेज़ कर रहा था प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन में कि भई कोई कहीं पे भी बैठा हुआ है, मान लो कि मैं बनारस में बैठा हूँ और मेरा कलीग चेन्नई में बैठा हुआ है, किस तरीके से हम बात करेंगे या फिर मान लो मेरा कलीग यूएस बेस्ड क्लाइंट है, तो हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? हमारे पास तो टाइम डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ये कह रहा है, आइए लास्ट समझते हैं। द फ्यूचर वर्कप्लेस विल लाइकली बी हाइब्रिड, combining the flexibility of remote work with the collaboration benefits of in-person interaction. Organization that successfully balance these elements will attract top talent and maintain competitive advantage in the evolving business landscape। तो मतलब आपको समझ में आया? कंक्लूड कर दिया कि जो प्रॉब्लम इसने पहले बताया कि जो इनिशियली रेज़ किया कंसर्न कि कैसे 5% था तो 40% हो गया। अब इससे हो गया कि प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन ये सब के सारे एक इश्यूज़ रेज़ हो गए एंड लास्ट में हमको क्या कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन देता है। ये कहता है कि जो आने वाले जो हमारे वर्क प्लेसेस होने हैं, वो हमारे हाइब्रिड होने वाले हैं। किस तरीके से कि वो फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब सारी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। तो हमें फर्स्ट और लास्ट पढ़ के हमें एक मेजर समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट? अब पैसेज को हम मैप कर लेते हैं। हमको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हमको ब्लेटेंटली बिना सोचे-समझे पैसेज को नहीं पढ़ना है। हमको समझना है कि फर्स्ट में वो क्या प्रेमाइस सेट कर रहा है, सेकंड में क्या आर्गुमेंट्स दे रहा है, थर्ड में क्या आर्गुमेंट्स दे रहा है और फोर्थ में क्या किस तरीके से कंक्लूड कर रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ नंबर 5-6 कुछ भी हो सकता है। बट इससे हमको ये समझ में आता है ना कि एक्चुअली में पैसेज में चल क्या रहा है, कि उसमें वो बात किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि अगर जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि पैरा 1 में क्या कहता है, इंट्रोडक्शन होता है, पैरा 2 में क्रिटिक्स का डिस्कशन होता है, पैरा 3 में कॉन्टेक्स्ट होता है, 4 में एडवांटेज एंड 5 में डिसएडवांटेजेस एंड देन कंक्लूजन आ जाता है। इससे क्या होता है, हमको एक नीट एंड क्लीन पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है कि पूरे पैसेज में क्या बात हो रही है। अब टोन आइडेंटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। टोन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं हमेशा हमेशा आते हैं, कहीं ना कहीं पे भी आपको ये मिल जाएंगे। लास्ट 4-5 लाइन्स गिव द ऑथर्स टोन, नो मैटर हाउ द ऑथर स्टार्ट, हाउ द एंड, हमेशा ध्यान रखना डिटरमाइंस द एक्चुअल टोन कि किस तरीके से वो न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। एक बात और हमेशा याद रखना कि जब व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब भी हम जा रहे हैं, देयर इज नथिंग देयर इज नथिंग, आई रिपीट, नथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द टेक्स्ट। मतलब कि जो भी आरसी का आपका पूरा टेक्स्ट होगा ये, इसके बियॉन्ड कोई भी मीनिंग नहीं एग्जिस्ट करती है। मतलब इन शॉर्ट अगर रफली हम कहें तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आरसी कहती है कि द सन राइजेस इन वेस्ट, आपको यही अज्यूम करके चलना होगा कि ये वेस्ट में चल रहा है। दिस इज अ वेरी रफ स्पेक्यूलेशन जो मैं कह रहा हूँ। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको एक ट्रिक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया जाता है जहाँ पे वो आपको ट्रिक कर देता है टू यूज़ योर पर्सनल बायस।
कि आप होते उस सिचुएशन में तो क्या करना है? नहीं, हमको नहीं करना है, हमको हमेशा ये याद रखना है कि देयर इज़ एक्सिस्ट नथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाहर कोई भी चीज़ कभी भी एक्सिस्ट नहीं करती। हमको अपना पर्सनल बायस, पर्सनल दिमाग उसमें नहीं यूज़ करना है। वी जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन्स, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन आइडिया के आइडेंटिफिकेशन के। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ एवरी पैसेज जस्ट टू यू नो, ठीक है? तो मेन आइडिया क्या होता है? इट इज द सेंट्रल थीम और द प्राइमरी मैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे। मतलब कि पूरा जब हम पढ़ते हैं तो क्या एक सेंट्रल थीम चल रही है, जैसे कि अगर हम वो कोविड 19 वाला जो हमारा वर्क फ्रॉम होम का पैसेज था, तो उसकी सेंट्रल थीम क्या होगा? हाउ द वर्किंग एनवायरनमेंट, द वर्किंग स्ट्रक्चर इज नाउ बीइंग डिवाइडेड। किस तरीके से वो डिफरेंट हो गया है कि पहले 5% था, नाउ इट हैज़ जम्प्ड टू 40%। मतलब कि ये बात कर रहा है कि हाउ द वर्किंग एंड द वर्क प्लेसेस आर चेंजिंग। तो ये हमारी सेंट्रल थीम हो गई कि किस तरीके से ये फ्यूचर में चेंज होने वाला है। अब कहाँ पे ये मिल जाते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ में हमको मिल जाते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंसेस में भी मिल जाते हैं कि द फर्स्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा पैसेज है वो 6 में डिवाइडेड है, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन तो एटलीस्ट ट्राई करना कि पढ़ ही लें, भले ही उसमें कुछ भी हो। पढ़ना हमको पूरा है, पर फर्स्ट लाइन हमको ध्यान से पढ़ना है, इससे हमको ये भी समझ में आ जाता है कि क्या आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, किस तरीके से पूरा जो हमारा पैसेज है वो पूरा स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग अ, एक सैंपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है पैराग्राफ में? इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक हो गया, ठीक है? ये मान के चलते हैं, ये बस एक सैंपल है, ठीक है? फिर हमारा पैराग्राफ 2 में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका दे दिया, फिर पैराग्राफ नंबर 3 में करेक्ट चैलेंजेस, फिर प्रपोज्ड सॉल्यूशन एंड सो ऑन। ये हमारा इस तरीके से डिवाइड होता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द रिजिड थिंग, बट इस तरीके से ही कुछ ना कुछ उसका भी एक डिवीजन होगा, ठीक है? अब आ जाते हैं टोन एंड स्कोप पे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, टोन एंड स्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको टोन एंड स्कोप से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स एटीट्यूड। अब टोन क्या होता है? द ऑथर्स एटीट्यूड और इमोशनल स्टैंड्स टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमने कोविड 19 वाला पढ़ा, पैसेज हमने जो पढ़ा, उसका हमारा टोन क्या हो सकता है कि वो एनालिटिकल है ना? है ना? और उसके बाद वो हमारा क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कि हाइब्रिड मॉडल वो हम लोग अपनाने वाले हैं। तो ये इस तरीके से हमको समझ में आता है, और ये समझ में आता है कि क्या वो अप्रूव कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, या फिर बैलेंस्ड है, या फिर वो किसी तरीके से डाउट में है। ये सब सारी चीज़ें हमको ये टोन और स्कोप से समझ में आती है। ठीक है? आइए टोन देख लेते हैं कि टोन एनालिटिकल हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, सपोर्टिव हो सकती है, न्यूट्रल टोन हो सकती है, स्केप्टिकल का मतलब कि डाउटफुल है, क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक एज़ आई सेड होपफुल है, पॉजिटिव है, एंड पेसिमिस्टिक हो सकती है, मतलब नेगेटिव आउटलुक हो रहा है कि नहीं, अगर कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो नहीं, डेफिनिटली हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस होने वाली है। अगर इस तरीके का स्टांस है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ इट। ठीक है? अब टोन को कैसे हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई? सबसे पहले चॉइस ऑफ वर्ड पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, कि एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स किस तरीके के हैं वहाँ पे होता है। लास्ट फ्यू लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कि ओवरऑल ट्रू टोन उसकी क्या आ रही है एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? अब स्कोप का जो था, स्कोप का अगर मैं मीनिंग आपको समझाऊँ तो स्कोप इज़ नथिंग बट द थिंग आई सेड, देयर एक्सिस्ट नथिंग बियॉन्ड, है ना? यही हमारा स्कोप हो जाएगा। मतलब कि व्हाट द पैसेज डज़ नॉट कवर, है ना? कि उस पैसेज में क्या नहीं है, क्या लिमिटेशन है, और हमेशा ध्यान रखना कि एक एक अपने दिमाग में लगाना कि पैसेज एक बाउंड्री के अंदर में है। तो हमें उसी बाउंड्री के अंदर में ही जो भी आंसर्स हमें मिलने वाले हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में करना है, कि हमें अपना किसी भी तरीके का पर्सनल बायस, किसी भी तरीके का पर्सनल इमोशन नहीं लगाना है। हमको ये सोचना है कि जो वहाँ पे लिखा है, जो भी इमोशन, जो भी टोन यूज़ हुआ है, हमको वो ही अप्लाई करना है।
ऑलराइट, ठीक है। एक्टिव रीडिंग और ये सब अब इसमें बेसिकली ये कह रहा है किस तरीके से हमको टेक्स्ट के साथ एंगेज करना है, किस तरीके से समझना है, ठीक है? कि हमको रीडिंग विद अ डेलिबरेट एंगेजमेंट करना है, तो हमको इंटरैक्शन मिलेगा टेक्स्ट के साथ, ठीक है? अब अंडरलाइन और ये सब सारी चीज़ें तो हम ये नहीं कर सकते, बट दिस इज़ मोर ऑफ लाइक एन ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ आरसी दैट आई हैव क्रिएटेड कि हमको टेक्स्ट के साथ एंगेज करके पढ़ना है, ठीक है? अब फास्ट रीडिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये मैं ट्राई करूँगा ये पीडीएफ आपको पूरा अवेलेबल कर दूँ, ठीक है? अब हम लोग फर्स्ट एक आरसी समझते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे तो आरसी नंबर 1 है द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज सो द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन। कितना बढ़िया प्रेमाइस सेट कर दिया, है ना? यहाँ पे प्रेमाइस सेट हो गया कि किस तरीके से मॉडर्न जो बिजनेस हमारा है, वो किस तरीके से पूरा चेंज हो गया है, ये रिमोट वर्क के वजह से। रिमोट वर्क का मतलब क्या हो गया? वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? Before 2020, only 5% of the employees worked from home regularly कि मतलब जो कोविड-19 की पैंडेमिक जब नहीं हुई थी, उसके पहले जो भी एम्प्लॉइज़ थे, अगर 100% एम्प्लॉइज़ ले, तो उसके खाली जो 5% थे, मतलब 100 में से 5 लोग ही जो थे, वो वर्क फ्रॉम होम करते थे रेगुलरली। फिर आती है कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट फोर्स्ड कंपनीज टू रैपिडली अडॉप्ट रिमोट वर्क पॉलिसीज। रिमोट वर्क की मतलब कि भाई अब लॉकडाउन लगे हुए थे तो किस तरीके से कोई जाता, बट काम तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो व्हाट इट सेज कि विद ओवर 40% ऑफ द वर्कफोर्स शिफ्टिंग टू होम बेस्ड ऑपरेशंस ऑलमोस्ट टू नाइट, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लग गए, तो उसकी वजह से जो 40% ऑफ द वर्कफोर्स था वो हमारा होम बेस्ड ऑपरेशंस में ओवरनाइट शिफ्ट हो गया। अब इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे इफ यू रिमेंबर कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर था वो उस समय नहीं रेडी था कि किस तरीके से ज़ूम के और वर्क टीम्स के और ये सब सारे के चार्जेस थे। हमारा इंटरनेट वाज़ नॉट दैट मच गुड, बट अगेन वी हैड टू डू इट बिकॉज़ उस समय इट वाज़ द नीड ऑफ द मोमेंट, ठीक है? अब उसकी वजह से इनिशियली क्या हुआ, बड़े ही एक कंसर्न्स रेज़ हुए। दिस इनिशियली रेज़्ड कंसर्न्स अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन कि किस तरीके से क्या प्रोडक्टिविटी रहने वाली है, कि क्या हम कोलैबोरेशन करने वाले हैं, कि प्रोडक्टिविटी ऐज़ इन कि क्या पता मैं बस ऑन करके ऑनलाइन करके बैठा हुआ हूँ और कोई काम नहीं कर रहा हूँ। कोलैबोरेशन ऐज़ इन कि क्या पता मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है बट सामने वाला वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो तुरंत सॉल्व होगा कि नहीं? तो ये सब सारे इनिशियली वहाँ पे बड़े ही प्रॉब्लम्स रेज़ हुए हैं। ठीक है। Now, however, studies conducted between 2021 and 2024 reveal surprising results. अब यहाँ पे ध्यान देना, किस तरीके से यहाँ पे जो हमारा आरसी है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो रहा है कि यहाँ पे इसने प्रेमाइस सेट किया और हाउएवर दे के चेंज कर दिया कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है। नाउ कंपनीज दैट embraced remote work reported 25% increase in employee productivity and 30% reduction in operational cost। क्या होता है कि जो हमारा अब यहाँ पे क्या पहले था, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे बोलता है कि पहले इनिशियली कंसर्न रेज़ हुआ कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन में दिक्कत आ सकती है। फिर 2021 से लेके 24 के बीच में रिसर्च हुई और स्टडीज़ हुई तो उससे हमें समझ में आया कि नहीं, उल्टा हुआ। 25% जो थी एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई और 30% जो है ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब हो गया है कि जो आपका मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो एक कोई जगह हायर कर रही है, ऑफिस हायर कर रही है, उसके किराए हो गए, बिजली हो गया, आपके इंटरनेट कनेक्शंस एक्स-वाई-ज़ेड, ये बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशनल कॉस्ट में आती हैं, वो सब चीज़ें रिड्यूस हो गई और इंसान जब घर बैठे-बैठे काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी 25% बढ़ गई। तो दिस वाज़ तो वेल एंड गुड ना, कंपनी वाज़ ओवरऑल मेकिंग प्रॉफिट्स। नाउ एम्प्लॉइज़ सेव्ड एन एवरेज ऑफ 2 आवर्स डेली। अब एम्प्लॉइज़ के एंड पे भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व हुई। क्या हुई? एम्प्लॉइज़ सेव्ड एन एवरेज ऑफ 2 आवर्स डेली बाय एलिमिनेटिंग कम्यूट्स कि भाई मान लो कोई दिल्ली में रह रहा है, उसको गुड़गाँव ट्रैवल करना है, येलो लाइन लेगा।
डेढ़ 2 घंटा लग रहा है ट्रैवल करने में, बड़ा दिक्कत हो रहा है। बट वर्क फ्रॉम होम है, सीधा 9 बजे लॉगिन, 6 बजे 7 बजे जब भी लॉग आउट होता है, लॉग आउट हो गया। तो वो भी दिक्कत सॉल्व हो गई, प्लस उसके ट्रैवलिंग और कम्यूट के पैसे भी बच रहे हैं। तो इट वाज़ तो वेल एंड गुड ना। Now which they often redirected toward work related task और पर्सनल डेवलपमेंट। अब ये जो एक दिक्कत आती थी कि वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा में दिक्कत हो रही थी कि जो एम्प्लॉइज हैं कि मान लो कोई दिल्ली के बहुत इस एरिया में रहता है और उसको गुड़गांव ट्रैवल करना है, 2 घंटा ट्रैवल में जाने में लग रहा है, 2 घंटा आने में लग रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो पूरा 9 8 7 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट है वो 10-12 घंटे की बन जा रही है। इसके वजह से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है और ये सब सारी चीज़ें एक्चुअली में वर्क फ्रॉम होम से सॉल्व हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो गए और अपने घर में भी टाइम देने लगे। नाउ द टेक्नोलॉजी सेक्टर लेट दिस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से एक चेंज होता है, ये क्या कहता है कि इस पूरा जो ये जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसको लीड कौन किया? टेक्नोलॉजी सेक्टर। How? With companies like Microsoft and Google implementing permanent hybrid work models. इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया ना, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर द अमंग द फर्स्ट जिन्होंने हाइब्रिड वर्क मॉडल्स लेके आए कि किस तरीके से उन हाइब्रिड का मतलब हमारा हो गया कि मान लीजिए वीक में 1 दिन जाना है और 6 दिन 5 दिन नहीं जाना है, जो भी है। तो इस तरीके से हाइब्रिड वर्क मॉडल लेके आए तो नाउ द कंपनी स्टार्टेड सीइंग दिस, दे वर लाइक कि नहीं, अगर ये बड़ी कंपनीज लेके आ सकती हैं तो हम छोटी कंपनीज भी तो लेके आ सकते हैं। नाउ डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स रिमोट वर्क प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस। अब अगेन फिर देखना, यहां से टोन में शिफ्ट हुआ, यहां से पूरा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो रहा है। अब यहां पे ये क्या बात करने जा रहा है? चैलेंजेस की। टीम बिल्डिंग बिकम्स मोर डिफिकल्ट व्हेन कलीग्स रेयरली मीट इन पर्सन। मतलब कि टीम बिल्डिंग एक होता है ना कि अगर आप जब भी काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो देयर शुड बी एन इमोशनल रिलेटेड टू टीम कि हाँ, मेरी टीम है, अगर मैं लीडर हूं तो मेरा ये अगर एम्प्लॉयी है, ये सही तरीके से कुछ काम नहीं कर पाया तो मैं उसको मोटिवेट करूँगा ताकि वो सही तरीके से कर पाए। बट अगर हम मिल ही नहीं रहे तो वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आई। Some employees struggle with isolation and maintaining work-life boundaries. Additionally, certain industries requiring physical presence, such as manufacturing and healthcare, cannot fully adopt to remote models. अब ये कहता है कि ये तो ज़्यादा था कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत अकेलेपन की भी दिक्कत होती है कि वो आइसोलेशन में बड़ा रहने लगे। वो भी एक बड़ी दिक्कत है कि मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी। और कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि हेल्थ केयर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स कर ही नहीं सकती हैं बिकॉज़ दे रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस। तो हाउ इट इज़ जस्टिफाइड फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ द फ्यूच अब ये कंक्लूड करता है, इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करता है यहाँ पे। कहता है द फ्यूचर वर्कप्लेस विल लाइकली बी hybrid, combining flexibility of remote work with the collaboration benefits of in-person interaction। कहता है कि अब जो इसका सॉल्यूशन हमको दिख रहा है, तो जो फ्यूचर में जो वर्कप्लेस होंगे, वो हाइब्रिड होने वाले हैं। मतलब कि वो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे रिमोट वर्क की और एक कोलैबोरेशन बेनिफिट देंगे इन पर्सन इंटरेक्शन का कि मतलब जैसे मान लेते हैं मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफिस है, तो उसमें से 1 दिन जो होगा, जिस दिन सबको वहाँ पे आना होगा, तो इससे ये भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई कि लोग मिलते नहीं है, एक कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस दिन कनेक्ट भी हो जा रहा है और बाकी दिन यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो रहता है और जो प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। Now, organizations that successfully balance these elements will attract top talent and maintain competitive advantages in the evolving business landscape। ये कहता है कि यही सब जो एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट ऑफ द इंडस्ट्री। टॉप टैलेंट की मतलब कि यहाँ पे हो गया एम्प्लॉइज। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे क्योंकि मेरी फोटो आ रही हो। इसको मैं सॉल्व करूंगा किस तरीके से। यस, एंड मेंटेन competitive advantages in the ever evolving business landscape। ठीक है, ये तो ये हो गया। Now let's come to the questions। What was the primary driver of the widespread adoption of the remote work? कह रहा है कि प्राइमरी ड्राइवर के प्राइमरी रीजन of the widespread adoption of the remote work।
Rising operational costs in traditional work offices? No. Employees' demand for better work-life balance? No. The COVID-19 pandemic forcing rapid changes? Yes. Technological advances making remote work feasible? ऐसा तो कुछ नहीं. Let's look at the answer. है ना? C. COVID-19 pandemic forcing rapid changes. As we said, very easy question. According to the passage, which sector led the remote work transformation? हमेशा ध्यान रखना. हेल्थ केयर में क्या किसी भी तरीके का रिमोट वर्क हो सकता है? नहीं. द पर्सन हैज़ टू बी एक जो नर्स होगी उसको वहाँ पे प्रेज़ेंट होना होगा. डॉक्टर तब भी क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है बट सर्जरीज़ एंड ऑल नहीं कर सकता. तो हेल्थ केयर इज़ डेफिनिटली नॉट. मैन्युफैक्चरिंग नो पर्सन हैज़ टू बी देयर. एजुकेशन कह सकते हैं बट टेक्नोलॉजी आई गेस यहाँ पे देखो बात ये हो रही है कि किसने ये पूरा जो सिस्टम था वो वहां पे अगर हम पैसेज पे वापस जाएं तो यहाँ पे था कि किसने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को लीड किया तो वो टेक्नोलॉजीज था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल वर द फर्स्ट जिन्होंने परमानेंट हाइब्रिड मॉडल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर राइट. Now, what can be inferred for the future of work based on this passage? Inference based question है मतलब कि remote work will completely replace traditional offices. नहीं completely तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है completely. एक बात हमेशा याद रखना, always stay away from extreme options. है ना? ऑलवेज स्टे अवे. एक्सट्रीम ऑप्शंस कभी नहीं हो सकते हैं मतलब कि कंप्लीटली अगर इसमें आ गया. कंप्लीटली कैसे होगा यार? कंप्लीटली नहीं हो सकता. ठीक है. ऑल इंडस्ट्री विल अडॉप्ट रिमोट वर्क मॉडल्स अगेन. ऑल आ गया ना. अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमोट एंड इन वर्क विल प्रिवेल मतलब कि हाइब्रिड मॉडल की बात होगी ना. कंपनीज विल रिटर्न टू प्री पैंडेमिक वर्क अरेंजमेंट्स नहीं. द वर्क पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया है तो नहीं. तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर. एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं. द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट रिमोट वर्क इज सुपीरियर टू ट्रेडिशनल ऑफिस वर्क इन ऑल एस्पेक्ट. सबसे पहले देखो एक्सट्रीम वर्ड्स को देखो. सुपीरियर, ऑल तो ये सबसे पहले ही नहीं होगा. द पैंडेमिक क्रिएटेड लास्टिंग चेंजेस इन वर्क पैटर्न्स विथ मिक्स्ड रिजल्ट. माइट बी. आगे का देखते हैं. टेक्नोलॉजी कंपनीज आर द मोस्ट इनोवेटिव इन वर्कप्लेस पॉलिसीज. अच्छा. एम्प्लॉयज प्रिफर रिमोट वर्क ड्यू टू कम्यूटिंग एंड टाइम सेविंग्स. आइए इसको देखते हैं. इसका आंसर बोल रहा है बी. ठीक है. The pandemic created lasting changes in work patterns with mixed result. मतलब है ना. क्यों? The pandemic created lasting changes in work mixed result. सही बात है. यहाँ पे कर दिया. टेक्नोलॉजी कंपनीज आर द मोस्ट. यहाँ पे मोस्ट आ गए. इनोवेटिव इन वर्क प्लेस पॉलिसीज नहीं मतलब माइट बी बट ऐसा कोई भी पैसेज में बात नहीं हुआ है. स्कोप का बात याद रखना. स्कोप के अलावा कुछ नहीं होता है आंसर. ठीक है. एम्प्लॉयज प्रेफर रिमोट वर्क ड्यू टू कम्यूटिंग एंड टाइम सेविंग. खाली इसलिए ही नहीं प्रेफर करते हैं. अपने क्या कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी करते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए करते हैं बट इसमें कुछ नहीं ऐसा कहा गया है. ठीक है. Okay, so that was all from the basics of RC lecture. In the coming classes, we are definitely going to see and going to solve a lot of questions. So slowly and gradually. एक बात हमेशा ध्यान रखना. कोई भी लेक्चर होता है, कोई भी टेक्नीक होती है, वो तुरंत आप प्रो लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते. यू शुड ऑलवेज टेक बेसिक स्टेप्स. इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो कभी भी आप जिम में जाते हैं तो आप डंबल्स शुरू करते हैं. लेट्स से आप 2 केजीज़ से शुरू करते हैं, फिर आप 4 केजीज़ पे जाते हैं, फिर आप 5 केजीज़ पे जाते हैं, फिर 7.5 फिर 10 एंड सो ऑन. ग्रेजुअल इंक्रीज इज़ व्हाट बिल्ड्स कंसिस्टेंसी इन द कमिंग रिजल्ट्स. ऐसा नहीं होता है कि आपको जाना है और तुरंत 15-20 किलो के डंबल्स उठा लेने. नहीं, उससे आपके मसल टियर हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इन द सेम वे अगर आप तुरंत प्रो लेवल के क्वेश्चंस उठाओगे तो आपका मोराल डाउन हो जाएगा. आपको कुछ-कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएँगी. एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड how this works. So this was all from my side and we will meet in the next class. Okay.